नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक लगभग 35% मतदान। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोगिक आधार पर खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम नागालैंड के 23वें हॉर्नबिल समारोह का उद्घाटन करेंगे। और फीफा विश्व कप में आज क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से और कनाडा का मोरक्को से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से 1 वर्ष के लिए विधिवत G20 का अध्यक्ष बन गया है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे उसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित संक्षिप्त लेख में श्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना को साकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को ईंधन, खाद्य और उर्वरक से संबंधित चिंताओं के बारे में दक्षिण एशियाई देशों की आवाज बननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ये चिंता है कि अनेक प्रमुख मौजूदा मुद्दों के कारण सतत विकास, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम और जलवायु न्याय के मुद्दे पिछड़ जाएंगे। आज नई दिल्ली में विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय में भारत को G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व नेताओं को उचित और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और वैश्विक एजेंडा तय करेंगे। जीडीपी का 85% G20 से आता है, करीब 78% ट्रेड यहाँ से आता है, 2/3 जनसंख्या दुनिया की G20 से। हम इसको एक्शन ओरिएंटेड, इंक्लूसिव, रिफॉर्म ओरिएंटेड और फॉरवर्ड लुकिंग हम इसको करेंगे। जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया के आगे, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और सबके साथ मिलकर कंसेंसस से G20 को आगे ले चलेंगे। इस कार्यक्रम में देश के 75 विश्वविद्यालयों के छात्र, जाने-माने शिक्षाविद, शीर्ष नेता और विद्वान वर्चुअल रूप से शामिल हैं। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने के साथ ही बांग्लादेश भी आमंत्रित राष्ट्र बन गया है। हमारे ढाका संवाददाता ने बताया है कि इससे बांग्लादेश संगठन की शिखर बैठकों सहित अन्य बैठकों में भी भाग ले सकेगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना बांग्लादेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने भारत की अध्यक्षता में G20 में आमंत्रित किए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बांग्लादेश के अधिकांश प्रमुख समाचार पत्रों ने आज G20 के बारे में लिखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेख को छापा है, जिसमें भारत की अध्यक्षता में G20 के दृष्टिकोण और कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है। अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इनका हल साथ मिलकर ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण बांग्लादेश के लिए भी गहरा महत्व रखता है, जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और अपनी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहा है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज दिन में 1 बजे तक लगभग 35% मतदान की खबर है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा।
इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बारे में आइए बात करते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से, जो इस समय जामनगर में हैं। सुशील, मतदान की ताजा स्थिति क्या है? आप जिस सौराष्ट्र क्षेत्र में हैं, वहां मतदान कैसा चल रहा है? खासतौर पर युवाओं में कितना उत्साह है? पंचवटी कॉलेज है, वहां पर जो पोलिंग बूथ है मैं उसके पास मौजूद हूं। सुबह राजकोट में हम थे, वहां हमने देखा कि जब पोलिंग की शुरुआत हुई थी तो थोड़ी पोलिंग स्लो थी, थोड़ी धीमी थी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं नजर आ रही थी। उसके बाद जैसे ही अपने मतदान केंद्रों पर गए तो बड़ी संख्या में हमें लोगों की भीड़ नजर आई और खासतौर पर जो युवा है, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। वो ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ वोट डालने के लिए आ रहे हैं और वोट डालने के बाद सेल्फी ले रहे हैं। अपनी जो उंगलियों पर जो उन्होंने मतदान, जो लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, उसको दिखा करके और वो फोटो खिंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्साह का माहौल है। जी कनक, कैसे इंतजाम है और ग्रामीण इलाकों के बारे में भी बताइए कि वहां मतदान कैसा हो रहा है? देखिए कनक, सिक्योरिटी के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम है और बड़ी संख्या में राज्य पुलिस के, केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात हैं, लेकिन पुलिस के किसी दखल की कोई जरूरत नहीं हो रही है। कहीं से भी कोई अप्रिय समाचार भी अभी तक नहीं हासिल जानकारी में आया है जो कि कोई बड़ी घटना का समाचार हो। तो इस प्रकार की पोलिंग हो रही है और पोलिंग खासतौर पर पुलिस जो है उसका काम मुख्यतः लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की मदद करने जैसा रह गया है। तमाम पोलिंग बूथ पे हमने देखा कि वो बुजुर्गों की भी मदद कर रहे थे, उन्हें पोलिंग स्टेशन के अंदर तक ले जाने में। तो सुरक्षा का माहौल है, लोग बड़े अमन चैन के साथ जो है मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और काफी अच्छी जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। जी कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। और अब बात करते हैं ओलपाड़ में मौजूद अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, मतदान कैसा चल रहा है? जी, मैं अभी यहाँ पे महादेव शास्त्री विद्यालय एक पोलिंग बूथ है उसके बाहर खड़ा हूँ। पूरे सूरत जिले में 16 यहाँ पे मतदान 16 असेंबली सीट है। सारे असेंबली सीटों के अंदर मतदान काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। कहीं से भी कानून और परिस्थिति बिगड़ने की कोई खबर नहीं है। सुरक्षा बल तैनात किया गया है। यहाँ पे आधे पोलिंग बूथ पे लाइव कास्टिंग जारी है, तो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मतदान जारी है। कनक, मानस, आप ओलपाड़ में हैं, इस सीट की क्या खासियत है? देखिए, इस सीट में कुल 3,60,000 मतदाता है और 15 उम्मीदवार है। लेकिन जो यहाँ पे जो यहाँ पे लड़ाई होने वाली है वो शायद त्रिकोणीय हो। आपके तरफ से धार्मिक मालवीय है, भाजपा ने यहाँ से अभी के मंत्री मुकेश पटेल को उतारा है और कांग्रेस की तरफ से दर्शन नाइक है। तो उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों के बीच ही मुकाबला सीमित रहे और लोगों में इस सीट को लेकर काफी उत्साह है, काफी दिलचस्प दिखाई दे रहे है कि इसका नतीजा क्या होगा। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद मानस। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। श्री मोदी ने आज मध्य गुजरात के कालोर और बोडोली में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोपहर में वह हिम्मतनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद श्री मोदी अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो अहमदाबाद के 13 निर्वाचन क्षेत्र और गांधीनगर के 1 निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज साणंद में रोड शो किया। श्री शाह आज उत्तर गुजरात में विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर आज पार्टी के लिए तेज प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के नेता और क्रिकेटर हरभजन सिंह आज उत्तर गुजरात में कई स्थानों पर रोड शो कर रहे हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 1st of December, we bring an exclusive interview with Anjan Sen Gupta, the Senior Scientific Officer at the Directorate of Biotechnology, Government of Tripura. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
रिजर्व बैंक ने आज प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपये की शुरुआत की। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। इसका मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी। मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा डिजिटल रुपए का लेन देन किया जा सकता है। केवल आरबीआई के डिजिटल रुपया कार्यक्रम में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट ही डिजिटल मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। खुदरा डिजिटल मुद्रा बैंकों के माध्यम से विस्तारित की जाएगी। डिजिटल मुद्रा में लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच किया जा सकता है। व्यापारियों को भुगतान क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है। पहला चरण मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर सहित 4 शहरों में 4 बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नागालैंड में 10 दिन का हॉर्नबिल महोत्सव आज से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर को किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नागालैंड की विविध जनजातीय संस्कृति और समृद्ध विरासत सभी को प्रभावित करती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश नागालैंड की संस्कृति पर गर्व करता है, जो साहस, मेहनत और प्रकृति के साथ साथ मेलजोल से रहने पर जोर देती है। और अब विश्व कप फुटबॉल की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता हिमांशु कांडपाल। विश्व कप में आज ग्रुप एफ में क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से और कनाडा का मोरक्को से होगा। क्रोएशिया 4 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर है। मोरक्को के भी 4 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और उससे अगले दौर में पहुंचने के लिए क्रोएशिया को हराना ही होगा। मोरक्को का प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तय है। ग्रुप ई में जापान का मुकाबला स्पेन से और कोस्टा रिका का जर्मनी से होगा। जर्मनी ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। अंतिम 16 में पहुंचने के लिए उसे कोस्टा रिका को बड़े अंतर से हराना होगा। ऐसा न हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार भी जर्मनी नॉकआउट में नहीं पहुंच सकेगा। जापान आज भी उलटफेर न करे तो स्पेन का प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग तय है। अब तक इंग्लैंड, अमेरिका, नीदरलैंड, सेनेगल, फ्रांस, ब्राजील, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया अंतिम 16 में स्थान बना चुके हैं। प्रतियोगिता में कल अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और ट्यूनीशिया ने अपने अपने मैच जीते। राष्ट्रपति भवन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सप्ताह के 5 दिन बुधवार से रविवार तक लोग राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। सरकारी अवकाश के दिन ये बंद रहेगा। इसे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देखा जा सकता है। 1 से 2 बजे तक ये बंद रहेगा। लोग राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन मंगलवार से रविवार राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय परिसर को देख सकते हैं। चेंज ऑफ गार्ड कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को सुबह 8 से 9 बजे तक राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में देखा जा सकता है। आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिवस इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एचआईवी एक बड़ा जन स्वास्थ्य मुद्दा है। इस बीमारी से विश्व में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। इससे अन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और रोगी में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक लगभग 35% मतदान। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोगिक आधार पर खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम नागालैंड के 23वें हॉर्नबिल समारोह का उद्घाटन करेंगे। और फीफा विश्व कप में आज क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से और कनाडा का मोरक्को से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।